हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये लाइन न जाने आपने कितनी बार सुनी होगी। कई बार तो मैंने ही इस पॉडकास्ट पे कही है, लेकिन आज बात करेंगे कुछ अलग चीज़ की, अपियरिंग टू बी गिल्टी। यस, सेक्शन 319 ऑफ CRPC। आज जिस केस की बात कर रहे हैं वो घटना हुई थी करनाल, हरियाणा में। सरताज का कहना है कि वो अपनी महिंद्रा XUV 500 से कुछ पर्सनल काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक फ़ोन कॉल आंसर करने के लिए अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड पे रोकी। सामने की तरफ से एक और गाड़ी आई जो उनके बगल में रुकी। इस गाड़ी में मंजीत सिंह थे, वो किसी एक लेडी के साथ बैठे थे। शीशे डाउन करके मंजीत सिंह ने सरताज को ये धमकी दी कि तूने हमारे बाजरे के खेत कैसे जोत लिए। इसके बाद सरताज अपने आगे निकल गए। लौटते वक्त उन्होंने देखा कि एक गाड़ी सड़क पे डायगनली रास्ता रोक के खड़ी है। ये वही गाड़ी थी जिसमें पहले मंजीत सिंह बैठे थे। तो सरताज ने गाड़ी रोककर खिड़की से अपना सिर निकाल कर ड्राइवर की ओर देखने की कोशिश की। इसी बीच पलविंदर सिंह, सत्कार सिंह लाठियों के साथ रोड के राइट साइड में छुपे हुए थे, वहाँ से निकल आए और सरताज को लाठी मारना शुरू कर दिया। इसके बाद 10 से 12 लोग सरताज की गाड़ी की तरफ आए। सरताज का कहना था कि मंजीत सिंह, अमरजीत सिंह, राजवंत सिंह, नवराय सिंह, सुखदेव सिंह, ये सारे बनराला गांव के रहने वाले थे। इनके हाथ में लाठी और गंडासी थी। राजवंत उनकी तरफ दौड़ते हुए आया, इंजन कट ऑफ कर दिया गाड़ी का, दरवाज़ा खोला, उन्हें खींच के गाड़ी से निकाला। मंजीत सिंह ने दरवाज़ा बाहर की तरफ से खोला। मंजीत सिंह और राजवंत ने दोनों ने उन्हें घसीटकर गाड़ी से निकाला। राजवंत ने एक ललकारा दिया कि आज इसे जान से मार देते हैं। ये सुनते ही अमरजीत सिंह, जिसके पास एक गंडासी थी, उन्होंने सरताज के सिर पे मारा। मंजीत सिंह, जिनके पास भी गंडासी थी, उन्होंने उनके लेफ्ट कान के पास मारा। इसके बाद राजवंत सिंह, जिनके पास गंडासी थी, उन्होंने उन्हें सामने से मारा। इन तीनों लोगों ने बहुत चोटें दी और वो बेहोश होकर गिरने लगे। उन्हें लगा कि आज ये मर जाएंगे और उनकी आंखों के सामने मौत नाच रही है। ये सब हो रहा था। सरताज ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, उनकी कमर के बगल में टंगी हुई थी, और गोली चला दी। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि गोली कहाँ लगी, किसको लगी, कहाँ गई। गोली की आवाज़ सुनते ही ये लोग भागने लगे। भागते वक्त सरताज के राइट शोल्डर पे कुछ चोटें मारी गईं, जिसके कारण उनकी रिवॉल्वर गिर गई और वो बदमाश भाग गए। अपने आप को बचाने के लिए सरताज कहते हैं कि वो आदर्श स्कूल की तरफ आए। जैसे ही सरताज चिन्ना डेरा के पास आदर्श स्कूल है उसके पास पहुंचते हैं, वहां उन्हें भूपिंदर सिंह और उनके पिताजी मिलते हैं। सरताज उन्हें बताते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन ले जाइए। उसके बाद भूपिंदर सिंह उन्हें असांध ले जाते हैं। ये एक जगह है करनाल के पास, अपनी मोटरसाइकिल पर। और थोड़े टाइम बाद सरताज बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें असांध में फर्स्ट एड देते हैं। उनकी सीरियसनेस को देखते हुए उन्हें जनरल हॉस्पिटल करनाल रेफ़र कर देते हैं। इस बीच सरताज के फैमिली मेम्बर भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसे जनरल हॉस्पिटल करनाल ले जाते हैं। इतनी इंजरीज देखते हुए करनाल में डॉक्टर उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफ़र कर देते हैं। सरताज के बयान के बेसिस पे FIR नंबर 477 ऑफ 2016 लॉन्च की जाती है असांध पुलिस स्टेशन में। FIR के अंदर सेक्शन लगते हैं 148, 149, 341, 323, 324, 307 एंड 506 IPC। इसके बाद इलाके के DSP एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और वो पाते हैं कि इस पूरी घटना में केवल 4 लोग इन्वॉल्व थे
और सत्कार और पलविंदर सिंह इन्वॉल्व नहीं थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चार्जशीट फाइल करते हैं, लेकिन उसमें भी सत्कार और पलविंदर सिंह अक्यूज नहीं होते हैं। इसके बाद जब ट्रायल शुरू होता है तो सरताज को, यानी जिनकी पिटाई हुई थी, जिनको चोटें लगी थी, उन्हें प्रोसिक्यूशन PW1 बना के पेश करता है। सरताज अपने बयान में सत्कार और पलविंदर का नाम लेते हैं स्पेसिफिकली, और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी स्टैंड करते हैं। सरताज के बाद डॉक्टर महिंदर, जो मेडिकल ऑफिसर थे सिविल हॉस्पिटल के, उन्हें PW2 के रूप में पेश किया गया। उसके बाद भूपिंदर सिंह, जिन्होंने चोटिल सरताज को हॉस्पिटल ले गए थे, उन्हें PW7 के रूप में पेश किया गया। इसके बाद सरताज ने एक एप्लीकेशन फाइल की ट्रायल कोर्ट के सामने अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC फॉर समनिंग ऑफ एडिशनल अक्यूज्ड, यानी कुछ और लोगों को इस केस में अक्यूज्ड बनाया जाए, और वो थे सत्कार और पलविंदर। सरताज ने अपनी एप्लीकेशन में अपने एविडेंस का हवाला दिया। ट्रायल कोर्ट ने सरताज के स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए और दूसरा आई विटनेस यानी भूपिंदर के स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए सरताज की एप्लीकेशन अलाउ कर दी, और 21 अप्रैल 2018 को सत्कार और पलविंदर को एडिशनल अक्यूज्ड बना दिया। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सत्कार और पलविंदर ने अलग अलग 2 रिवीजन पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट के सामने जो केस चला रिवीजन पिटीशन में, इसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कभी स्टे नहीं किया। इस कारण से सत्कार और पलविंदर को एडिशनल अक्यूज्ड की तरह ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा, और टोटल 18 विटनेस एग्जामिन ट्रायल कोर्ट ने कर लिए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2020 को सत्कार और पलविंदर की जो रिवीजन पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया, और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट का सत्कार और पलविंदर को समन करना एज एडिशनल अक्यूज्ड एक गलत फैसला था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हैं सरताज सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरताज के वकील ये दलील देते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने सारा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एग्जामिन किया, डॉक्यूमेंट्री भी, ओरल भी, और उसके बाद सेक्शन 319 CRPC की एप्लीकेशन, जिसमें प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स यानी सत्कार और पलविंदर को एज एन अक्यूज समन किया गया। इसलिए हाई कोर्ट का उस ऑर्डर को छेड़ना अनजस्टिफाइड है और गलत है। वकील साहब ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने ये फैक्ट अप्रिशिएट नहीं किया कि उन दोनों अक्यूज का नाम FIR में मेंशन था, उनका नाम एविडेंस यानी सरताज की गवाही के दौरान भी रिवील किया गया, और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उनको सही समन किया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट हैज erred in quashing and setting aside the order passed by the learned trial court summoning the private respondents by observing that there is no evidence except the statement of Sartaj herein, यानी सरताज के बयान के अलावा तो किसी और का बयान था ही नहीं जिससे सत्कार और पलविंदर इस केस में फंसते हैं। इस बात पे वकील साहब ये दलील देते हैं कि कोई अक्यूज्ड एक सोल आई विटनेस के टेस्टिमनी के कारण भी कन्विक्ट हो सकता है, ये तो सिर्फ सेक्शन 319 में समन करने की बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने खुद ही कोई स्टे नहीं लगाया था रिवीजन एप्लीकेशन पे, केस चलता रहा, 18 विटनेस एग्जामिन हो गए हैं और ट्रायल अब बस समाप्ति की ओर है। इसलिए इस कंडीशन में भी हाई कोर्ट को सत्कार और पलविंदर की रिवीजन पिटीशन अलाउ नहीं करनी चाहिए थी। जो उनको एडिशनल अक्यूज बनाया गया है वैसे ही बनाए रखना चाहिए था। स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर होते हैं। वो कहते हैं कि जो हाई कोर्ट ने रीजंस दिए हैं फॉर क्वॉशिंग एंड सेटिंग असाइड ऑफ ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, वो फैक्ट और लॉ दोनों में सस्टेन नहीं कर सकते। अब बारी आती है सत्कार और पलविंदर के वकील की। वह कहते हैं सेक्शन 319 CRPC में जो पावर है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant।
उनका कहना है कि वो ऐसे केस में एक्सरसाइज नहीं की जा सकती जहाँ पर ट्रायल कोर्ट को लगे कि कोई और आदमी इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस। इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग और कोजेंट एविडेंस होना चाहिए उस आदमी के खिलाफ जिसको कोर्ट एडिशनल अक्यूज्ड बना के समन कर रहा है। ये पावर कैजुअल और कैविलियर मैनर में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि 319 सीआरपीसी के अंदर डायरेक्शन तब इशू नहीं करनी चाहिए जब जो इन्फॉर्मेंट है या कोई विटनेस है वो किसी और को फंसाना चाहता है। There must be sufficient and cogent reasons which are required to be assigned by the trial court, satisfying the ingredients of the provisions under section 319 CRPC। ये दलील होती है दोनों एडिशनल अक्यूज्ड के वकील की बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में वो कहते हैं कि सरताज ने जो अपनी कंप्लेंट थी और अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई नया एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं लाया है। उनका जो स्टेटमेंट है वो 319 सीआरपीसी के मापदंड पे खरा नहीं उतरता है और इसलिए एडिशनल अक्यूज बना के सत्कार और पलविंदर को नहीं बुलाया जा सकता था। दोनों एडिशनल अक्यूज की तरफ से ये भी दलील दी जाती है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन एक डीएसपी ने भी की थी। उनके रिपोर्ट के हिसाब से सत्कार और पलविंदर इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोनों एडिशनल अक्यूज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं वो ये है कि जो सरताज खुद अक्यूज्ड हैं एफआईआर नंबर 477 में अमरजीत सिंह की मौत के लिए और मनजीत सिंह को चोट पहुंचाने के लिए। वो कहते हैं कि एफआईआर के अनुसार अमरजीत सिंह मर गए, मनजीत सिंह को काफ़ी इंजरीज आए सरताज के कारण। सरताज ने अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से उनकी हत्या कर दी थी। वो ये भी कहते हैं कि इस एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद ही एक क्रॉस केस करने के लिए सरताज ने एक केस कराया है जहाँ पे एक मनमाफिक स्टोरी गढ़ ली गई, जहाँ पे उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई हैं। दोनों एडिशनल अक्यूज्ड कहते हैं कि ऐसे भी सरताज एक इंटरेस्टेड विटनेस हैं इस मैटर में क्योंकि उन पे खुद केस चल रहा है अमरजीत सिंह को मारने का और मनजीत सिंह को अटेम्प्ट टू मर्डर करने का। इसलिए हाई कोर्ट ने सही फैसला देते हुए सेक्शन 319 सीआरपीसी का ऑर्डर जो ट्रायल कोर्ट ने पास किया था उसे हटा दिया है और खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 319 सीआरपीसी क्या कहता है इसको कंसिडर करता है और फिर अपना फैसला सरताज के केस में सुनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है हरदीप सिंह के केस को जिसमें सेक्शन 319 को काफ़ी डिटेल में एग्जामिन किया गया था। उसको स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ये कंक्लूजन आते हैं कि सेक्शन 319 सीआरपीसी की पावर कोर्ट तब भी एक्सरसाइज कर सकता है जब एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई विटनेस आके कुछ बयान कहे। कोर्ट को क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा होने तक का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी जिसका नाम एफआईआर में नहीं है या कोई आदमी जिसका नाम एफआईआर में है लेकिन उसे चार्जशीट नहीं किया गया है या ऐसा कोई आदमी जिसे डिस्चार्ज कर दिया गया बाद में, उसको भी सेक्शन 319 सीआरपीसी में समन किया जा सकता है अगर जो एविडेंस है उससे ये दिखे that such person can be tried along with the accused already facing trial। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रायल कोर्ट was justified in summoning the private respondents, यानी सत्कार और पलविंदर को ट्रायल कोर्ट ने सही समन किया था। वो नोट करता है कि ये बात सही है कि डीएसपी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये दोनों आदमी के खिलाफ कुछ मिला नहीं था, लेकिन उस रिपोर्ट की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल नहीं है। यह भी बात सही है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी सत्कार और पलविंदर के खिलाफ कुछ नहीं मिला था इसलिए उन्हें चार्जशीट नहीं किया गया था। लेकिन सरताज के एग्जामिनेशन चीफ से दिखता है कि सत्कार और पलविंदर का इस घटना में एक रोल था और इसलिए उन्हें एज एन एडिशनल अक्यूज्ड समन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नोट करता है कि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा है कि सत्कार और पलविंदर के खिलाफ सरताज सिंह के बयान के अलावा कोई एविडेंस नहीं था। वो हाई कोर्ट के उस जजमेंट के पैराग्राफ को भी नोट करते हैं जहाँ पे
हाईकोर्ट ने कहा है कि सरताज सिंह ने कहा है कि उस पर इतने लोगों ने लाठियाँ और गंडासी से चोटें मारी, अगर वो इतनी चोटों का बयान कर रहे हैं, वाकई में इतनी मारी जाती तो उन पे केवल इतनी ही इंजरीज नहीं होती, उनकी तो मौके पे ही मौत हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रीजंस दिए हैं हाई कोर्ट ने, दीज आर अनसस्टेनेबल इन लॉ एंड ऑन फैक्ट्स। इस स्टेज पे हाई कोर्ट को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो एविडेंस को अप्रिशिएट करे, उसको देखना था कि कोई प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं। और इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर देता है और कहता है कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा और सत्कार और पलविंदर ट्रायल फेस करेंगे एज एडिशनल अक्यूज्ड। इस केस का नाम है सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नंबर 298-299 ऑफ 2021। जजमेंट लिखा है जस्टिस एम.आर. शाह ने और डिवीजन बेंच थी जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की। इस जजमेंट की डिटेल्स और साइटेशन और लिंक मिलेगा आपको शो नोट्स में। इस केस की एफआईआर भी मिलेगी आपको शो नोट्स में। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।